मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर, छत्तीसगढ़, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिटर्न ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर प्रतिफल कि एजुकेशन से हमें क्या रिटर्न मिलता है, गवर्नमेंट क्यों इतना सारा एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर करती है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों हमारे लिए आवश्यक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बिंदु पर विशेष प्रकाश डालता है SDG सतत विकास लक्ष्य गोल नंबर 4। जो हमारा गोल नंबर 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, गोल नंबर 4 कहता है कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दे। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मेडल ने कहा कि बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम होती है। अर्थात बिना बहुत बड़ी जनसंख्या को यदि हम बिना शिक्षा के छोड़ देते हैं तो वो GDP के लिए, वो नेशनल इनकम के लिए, वो उस देश के विकास के लिए घातक सिद्ध होगा। ऐसी बात प्रोफेसर मेडल कहते हैं, जो मानव विकास के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। अब हम एजुकेशन पर क्या बात करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो विश्व विकास रिपोर्ट 2018, विश्व विकास रिपोर्ट 2018 का वो एजुकेशन का वो हिस्सा, जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द बेसिक ह्यूमन राइट एंड इट इज ए सेंट्रल टू अनलॉकिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। ह्यूमन कैपेबिलिटी यानी मानव की संभावनाएं, मानव की संभावनाओं को खोलने का द्वार है शिक्षा। जब तक उसे शिक्षित नहीं करेंगे तो जो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है वो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो असर की रिपोर्ट आई, ASER असर की रिपोर्ट, वो कहती है कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रूवन व्हीकल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी वृद्धि के लिए, सभी के विकास के लिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण पहिया है। ऐसा असर की रिपोर्ट पब्लिश करती है। एजुकेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि एजुकेशन, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 कहता है कि एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, और जब मानव विकास से इसकी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से इनकम बढ़ेगा, इनकम से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और फिर इस एम्प्लॉयमेंट से आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब हम इस बात को समझें कि आखिर शिक्षा पर जो प्रतिफल है उसको हम, अगर हम डायग्राम से देखें, दो डायग्राम हैं, और एक डायग्राम ये बताता है कि शिक्षा का निजी प्रतिफल और लागत के बीच क्या संबंध है। कि ये जो निजी प्रतिफल है, शिक्षा का निजी प्रतिफल, लागत के बीच क्या संबंध है, तो OYH पर हमने प्रतिफल और लागत लिया है, और OH अक्ष पर स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष, यानी अगर हम कितना पढ़ें और उसकी लागत क्या आएगी और उसका लाभ क्या होगा, इस बात को हैरिस टुडेरो की डेवलपमेंट जो बुक है उसमें ये चित्र दिया हुआ है, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन A बिंदु तक, O, B बिंदु और B से आगे। अगर ये देखें, ये जो रेखा है, ये रेखा बता रही है आपको निजी लागत कि हमें कितनी लागत लगती है। तो
तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, प्राइमरी स्कूलिंग करते हैं, आपको इतनी कॉस्ट आती है, आप इतने दिन पढ़ते हो, ये आपकी कॉस्ट है, ये इतनी यहाँ से यहाँ तक OA1 तक आपकी प्राइमरी कॉस्ट है। लेकिन आपको प्रतिफल रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न आपको मिलता है OR1। लेकिन जब आप स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष से आगे बढ़ते हैं और यदि आप सेकेंडरी स्कूलिंग कर लेते हैं, यानी OB इतने तक आप पढ़ाई करते हो और आप सेकेंडरी द्वितीय एजुकेशन पूरा कर लेते हो, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर यदि आप सेकेंडरी से आगे हायर एजुकेशन पर चले जाएं और हायर एजुकेशन में आपकी निजी लागत ये होती है और प्रतिफल आपका ये होता है, यानी आपकी निजी लागत बढ़ जाती है, प्रतिफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चित्र से हमें ये समझ में आता है कि हमारी लागतें कम बढ़ती हैं तो इससे मिलने वाला रिटर्न हमारा बहुत ज़्यादा है। ये बात बताता है कि शिक्षा, एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा ग्राफ ये बताएगा कि शिक्षा का सामाजिक प्रतिफल तथा लागत के बीच क्या संबंध है। यानी अगर ये रेखा है सामाजिक लागत की और ये रेखा है सामाजिक प्रतिफल की, कि अगर सोसाइटी को प्राइमरी एजुकेशन करता है, सेकेंडरी एजुकेशन करता है और वो टर्सरी एजुकेशन करता है, प्राइमरी एजुकेशन करने पर उसको इतनी के बराबर इतना ये उसको लागत होती है और उसको इतना प्रॉफिट होता है, इतना इसको प्रॉफिट ना कहें, उसको रिटर्न कहें, इतना उसको प्रतिफल होता है। सेकेंडरी में कहें तो सेकेंडरी में थोड़ी सी लागत, सामाजिक लागत और बढ़ जाती है यहाँ तक, और उसको मिलने वाला प्रतिफल यहाँ तक हो जाता है। और फिर यदि हम आप देखें तो ये टर्सरी सेक्टर में और ज़्यादा सामाजिक प्रतिफल बढ़ जाता है और सामाजिक लागत कम रहती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसकी एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर होने वाला खर्च, उस पर होने वाला एक्सपेंडिचर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रतिफल हमें उस पर मिलता है। अब यदि और क्लियर पिक्चर हम देखना चाहें, और क्लियर पिक्चर हम देखते हैं कि किस तरह से एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, तो ये हमारे पास 2005 का डेटा है। 2005 का जो डेटा है वर्ल्ड बैंक का जो हमारे पास डेटा है, तो उसमें यदि हम देखें कि जो कम आय वाले देश हैं, मध्य आय वाले देश हैं, यानी और उच्च आय वाले जो देश हैं, हाई इनकम ग्रोथ वाले जो देश हैं, हाई इनकम वाले जो देश हैं, इनमें यदि देखें कि प्रति व्यक्ति आय किसके आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी PPE यूएस डॉलर के आधार पर हम देख रहे हैं कि यदि कम आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय 2486 है, मध्य आय वाले देशों की $7,195 यूएस डॉलर और उच्च आय वाले देशों की $32,893 यूएस डॉलर। ये है उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय करने की क्षमता। पर अगर आप उसका एजुकेशन देखें तो आपको लॉजिकल समझ में आएगा कि कम आय वाले देशों की जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, साक्षरता वहां कम है। जैसे ही मध्य आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय थोड़ी सी बढ़ती है, साक्षरता भी बढ़ती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी जैसे जैसे आपने साक्षरता बढ़ी वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। इस तालिका से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अब हम और स्पष्ट से देखना चाहें कि आखिर बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ है, उसके क्या उदाहरण हैं। इसको हमने विश्व विकास रिपोर्ट 2018 में जो पब्लिश हुई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उससे हमने ये चीज़ें ली हैं। तो उसमें यदि हम देखें कि व्यक्तिगत स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर समुदाय या समाज को क्या लाभ होते हैं, दोनों को अलग अलग, और मौद्रिक लाभ हम देखेंगे कि शिक्षा से मौद्रिक लाभ क्या है और शिक्षा से गैर मौद्रिक लाभ क्या है। शिक्षा से मौद्रिक लाभ की बात करें व्यक्तिगत स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर, तो शिक्षा से सबसे बड़ा लाभ जो होता है व्यक्तिगत स्तर पर, वो उसको रोजगार की अधिक संभावना हो जाती है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
उसको संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास स्किल होता है, और जब स्किल होगी तो कार वो उसकी डिमांड होगी और वो उसकी सप्लाई करने के लिए उसके पास संभावना ज़्यादा होगी कि वो कुछ कार्य कर सकेगा। जब साथ ही साथ ये भी संभावना होगी व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत रूप से, कि वो अधिक उत्पादक हो, यानी हायर प्रोडक्टिविटी, वो ज़्यादा उत्पादन कर सकने की उसमें संभावना होगी, और वो अधिक आय, मोर इनकम, और अधिक इनकम को जनरेट करने की संभावना होगी, और इससे गरीबी में कमी आएगी। ये तो मौद्रिक लाभ है व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से शिक्षा। अब इसी शिक्षा से समुदाय को क्या लाभ है, मौद्रिक लाभ क्या होंगे? पूरी सोसाइटी के लेवल पर, समाज के लेवल पर, देश के लेवल पर सोचे तो एजुकेशन के कारण प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, उच्च उत्पादकता बढ़ेगी, अधिक तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि होगा, रैपिड ग्रोथ रेट होगा, और गरीबी से छुटकारा, एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और दीर्घकालीन विकास, लॉन्ग रन ग्रोथ करने में सहायक होता है सोसाइटी के लिए एजुकेशन। अब एजुकेशन किस तरह से, गैर मौद्रिक लाभ क्या है? गैर मौद्रिक लोग व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, तो क्या होगा? गैर मौद्रिक रूप से जब उसके पास एजुकेशन होगा तो उसके पास इनकम होगी, वो ज़्यादा अवेयर होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर अवेयर होगा तो उसका बेहतर स्वास्थ्य होगा, और जब उसके पास ज़्यादा रुपए पैसे होंगे, वो कुछ उसके पास स्किल होगा, वो आय अर्जन कर रहा होगा, तब वो परिवार और बच्चों का बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, तब वो परिवार और बच्चों का बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकेगा, और साथ ही साथ अधिक लचीलापन तथा अनुकूलन क्षमता, यानी यदि कोई समस्या आएगी तो उस समस्या को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेगा, और नागरिकता के जो कर्तव्य होंगे, सिटीजनशिप के प्रति जो भाव होगा वो उसको पूरा कर सकेगा, उसके प्रति विध्वंस होने की भावना नहीं होगी, नकारात्मक विचार नहीं होंगे, वो सोसाइटी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं रखेगा, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, उसके पास रोजगार है, उसके पास इनकम का सोर्स है, तो इसलिए एक सिटीजन को यही चाहिए होता है कि उसके हाथों पर काम होना चाहिए। तो उसके पास इसके साथ साथ क्या होंगे, उसको अधिक अवसर भी होंगे, उसके पास ज़्यादा अवसर होंगे, जब उसके पास एजुकेशन होगा, चीज़ों को समझ रहा होगा, वो बेहतर तरीके से निर्णय ले सकेगा कि मैं किस फील्ड में जाऊं, किधर मेरे पास कौन सा काम करने के लिए मेरे पास कौशल है, तो उसके पास अधिक अवसर होंगे, बेहतर जीवन होगा, संतोषजनक जीवन होगा, और उसकी जो चॉइस होगी वो बेटर चॉइस होगी। जब कोई एक शिक्षित व्यक्ति होता है तो ये कहा जाता है कि जो उसकी चॉइस होगी वो गैर अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति की जो पसंद होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब गैर मौद्रिक लाभ समुदाय को क्या मिलेंगे शिक्षा से? तो शिक्षा से समुदाय या समाज को गैर मौद्रिक लाभ सबसे पहले क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। यानी सामाजिक गतिशीलता क्या? सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है? यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। क्यों जा सकेंगे? आज पूरी दुनिया में लोग दुनिया से एक देश से दूसरे देश में, एक देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों जा पाते हैं? ताकि उनके पास एक कौशल होता है, तभी तो वो जा पाएगा। अगर कोई अमेरिका के कैलिफोर्निया में काम कर रहा है, तो अगर वो वहाँ काम कर रहा है, सिलिकॉन वैली में काम कर रहा है, तो वो तब काम कर रहा होगा जब उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस सब चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है, तब जाकर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सोशल मोबिलिटी में इससे वृद्धि होती है, लोग अवेयर होते हैं, उनके अवसरों में वृद्धि होती है, और जहाँ बेहतर अवसर होते हैं वहाँ वो जाते हैं। इस तरह से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। दूसरा, समुदाय को क्या फायदा होगा कि संस्थाओं का बेहतर क्रियान्वयन। जितने तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं, वो इंस्टीट्यूशन फिर बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? वो हमेशा के लिए होते हैं। हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो नियम बनाती है, और आपको उन्हीं नियमों के आधार पर उस देश को चलना होता है। उन नियम और कर्तव्यों के आधार पर आपको देश को चलाना होता है। तो संस्थाएं किसी देश के विकास के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्थाओं का बेहतर क्रियान्वयन तब होगा जब उस देश के नागरिक बेहतर और कार्यकुशल होंगे, शिक्षित होंगे। साथ ही जब एजुकेशन होगा तो उससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यानी धनात्मक बाध्यताओं का सृजन होता है। अर्थात जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का सृजन होगा तब निगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो होंगी यानी नकारात्मक जो बाध्यताएं हैं वो अपने आप में हट जाएंगी, कम हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो सोशल यूनिटी है, जो एक डिग्निटी है, जो एक देश को अखंड बनाए रखने के लिए जो एकता है, उससे भी समुदाय और सोसाइटी में पनपेगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन से, शिक्षा से क्या मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर होता है। धन्यवाद।